जब भी भूकंप आता है तो धरती डोलती है और धरती डोलती है तो तबाही लेके आती है और शायद इसका भय इतना इसीलिए है कि अगर 1 सेकंड का भी भूकंप आता है तो लोगों की सांसें अटक जाती हैं और भगदड़ मचने लगती है। भूकंप क्यों आता है और कितना खतरनाक है ये, इस पर बातचीत के लिए आज हम वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी आए हैं। देहरादून का और उत्तराखंड का जाना माना इंस्टीट्यूट है। देश भर से रिसर्चर्स यहाँ पर आते हैं और भूविज्ञान और कई महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स पर रिसर्च करते हैं। और आज हम बातचीत के लिए इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजय पॉल, जो कि वाडिया इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर कितना खतरनाक है भूकंप। सर, सबसे पहले तो समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर बेसिक चीज से हम आपसे पूछते हैं कि ये भूकंप आता क्यों है। जो ये धरती हमारी जो की जो ऊपरी परत है, ये मुख्यतः 6-7 प्लेट्स से बनी है। वो प्लेट्स एक दूसरे के सापेक्ष मूव करती हैं। वैसे कुल मिलाकर के 18-19 प्लेट्स हैं, लेकिन वो जो एक्टिव प्लेट्स हैं जो कि एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्टिवली विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एक दूसरे सापेक्ष जो मूव करती हैं, वो 8-9 प्लेट्स हैं। तो ये जब प्लेट्स एक दूसरे के सापेक्ष जब मूव करती हैं तो क्या होता है कि इनकी जो प्लेट बाउंड्रीज होती हैं उनमें ऊर्जा एकत्रित होती, जो स्ट्रेन एनर्जी है वो एक्युमुलेट होती। जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडियन प्लेट जो है वो इट इज ड्रिफ्टिंग बिनीथ द यूरेशियन प्लेट। मतलब कि इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे धीरे धीरे खिसक रही है। गति इसकी बहुत कम होती, 3-4 सेंटीमीटर पर ईयर। लेकिन अगर आप देखें, ये अरुणाचल से लेकर के उधर पूरा जम्मू कश्मीर अफगानिस्तान, ये पूरा एक बेल्ट है। और बल्कि अगर हम ये देखें तो कई हजारों लाखों वर्ष पहले जब ये इंडियन प्लेट जो यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, हिमालय की उत्पत्ति तभी हुई। लेकिन आज का परिप्रेक्ष्य, आज का दृश्य क्या है कि ये जो इंडियन प्लेट है ये यूरेशियन प्लेट के धीरे धीरे नीचे जा रही है। अब ये जो खिसकना होता है इंडियन प्लेट का अंडर थ्रस्टिंग बीनीथ द यूरेशियन प्लेट, ये जो है इससे स्ट्रेन एनर्जी एक्युमुलेट होती है। और ये जो स्ट्रेन एनर्जी है, जब पृथ्वी की सतह से नीचे इतनी एकत्रित हो जाती है कि वहां पे जो नीचे चट्टाने हैं, जो रॉक्स हैं, वो अपने में इस ऊर्जा को संजोए नहीं रख पाती। मतलब व्हेन द rocks beneath the surface of the earth it's not able to withhold the accumulated strain energy, इसको वो अपने पास संजोए नहीं रख पाती। तो अचानक से ये रॉक्स टूटती हैं। इसी को हम भूकंप बोलते हैं। और सर, ये जो भूकंप आता है, ये जो कल बीती रात को जो भूकंप आया, उसका क्या सिनारियो था? क्योंकि उसने पूरे उत्तर भारत को चपेट में ले लिया। देखिए, जो ये कल भूकंप आया, ये इसका जो केंद्र था वो हिंदू कुश रीजन में था, बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान पे था। जुर्म एक जगह है वहां के नजदीक था। लेकिन ये हिंदू कुश के रीजन में भूकंप 6 मैग्नीट्यूड, 6.5 मैग्नीट्यूड ये आते हैं वहां पे। और काफी गहराई के होते हैं वहां पे, क्योंकि क्या है कि जो इंडियन प्लेट की जो सबडक्शन है वो नीचे काफी गहराई तक है। और वो तभी आप देखें, ये जो कल भूकंप आया, इसकी जो गहराई थी वो लगभग 150 किलोमीटर से भी थोड़ी सी ज्यादा थी। और यही वजह है कि इसमें इतनी नीचे से जो एनर्जी प्रोपोगेट हुई, वो प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी जो है आपको उत्तर भारत के पश्चिमी इलाके में, चाहे वो राजस्थान हो या उत्तराखंड हो, दिल्ली का इलाका हो, सब जगह इसका प्रभाव महसूस किया गया कि 150 से नीचे। और ये सबडक्शन हो, तो वो जो वेव्स हैं वो प्रोपोगेट हुई बहुत बड़े रीजन में। और जो इनका जो प्रोपोगेशन पाथ था वो हेट्रोजेनिटी मल्टीपल रिफ्लेक्शन लिए हुए था। और यही रीजन है कि पहले जो यहाँ पर भूकंप आए थे वो इतने लंबे समय अंतराल के लिए उनका महसूस होना नहीं देखा गया था, जो कि कल के भूकंप में देखा गया। गहराई और रास्ते में मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, उससे डेविएशंस होते हैं। और वो डेविएशंस, रिफ्लेक्शंस जो है वो ऊपर कई बहुत बड़े भूभाग में फैलते हैं। और अगर काफी रिफ्लेक्शंस की जैसे बात करें, टेक्निकल टर्म को
सिंपल भाषा में कहें तो ये जो रिफ्लेक्शंस होते हैं तो ये एनर्जी क्या मल्टीप्लाई नहीं करते नहीं हैं? नहीं नहीं नहीं, एनर्जी मल्टीप्लाई नहीं, एनर्जी का सतह तक आना, अच्छा। उसमें अपने रास्ते में थोड़ा इधर थोड़ा उधर तक उस हेट्रोजेनिटी की वजह से उसका विस्तारीकरण होना, उसके पाथ का बढ़ जाना और फिर उसके बाद उसको सतह तक आना, ये और इतनी गहराई से आ रहे और सबडक्शन जोन से आ रहे, तो ये जो है कल का ये भूकंप, और यही वजह है कि इसका जो है वो ये जो हिंदू कुश के रीजन में जो ये अर्थक्वेक आते हैं, ये इनका जो प्रभाव है ये हिंदुस्तान के जो पश्चिमी इलाका है, नॉर्थ वेस्ट हिमालय है, इसका अपने पाकिस्तान में भी महसूस हुआ, ये जम्मू कश्मीर में भी है, पंजाब में भी है, राजस्थान में भी है, दिल्ली में भी है, उत्तराखंड में भी है। कल मैंने स्वयं जो है अपने ही घर में मैंने जो लैंप्स थे उनकी मूवमेंट जो 45 सेकंड तक मैंने खुद ऑब्जर्व किया, जबकि वो हाई राइज बिल्डिंग थी, आई वाज ऑन द 8th फ्लोर, मैं 8वें फ्लोर पे था, लेकिन उसकी जो मूवमेंट थी वो 45 सेकंड्स तक मैंने खुद महसूस की। इसका मतलब ये था कि उसका जो प्रभाव था वो काफी देर तक रहा, और ये भूकंप में जब तक प्रभाव रहता है, संयम से अपने आप को शांत रखना, अपने आप को बचाना। क्यों? क्योंकि आज हम अभी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। ये तो कहा कि ऊर्जा एकत्रित होती है और ये जो इंटरप्लेट बाउंड्रीज हैं यहाँ एकत्रित होती है और ये भूकंप के फॉर्म में निकलती है, लेकिन कब, बिल्कुल यदि पिन पॉइंटेड की मैं बात करूं कि कब निकलेगी, कितनी गहराई से निकलेगी, किस क्षेत्र में निकलेगी, इसका पहले से बता पाना संभव नहीं है। आपने कहा कि जब भूकंप आता है तो हमें संयम से काम लेना होता है, लेकिन आप खुद भी 8th फ्लोर पे रहते हैं और जो और भी हाई राइज बिल्डिंग है जैसे दिल्ली है, मेट्रोपॉलिटन है, वहाँ पे तो और भी ऊंची इमारतें होती हैं, तो लोगों में एक डर का माहौल होता है क्योंकि टर्की में हमने देखा कि किस किस तरीके से भूकंप आए और पूरी की पूरी बिल्डिंग ढह गई। तो ऐसे में घबराना एक लाजमी चीज़ है, लेकिन आप क्या सोचते हैं कि ऐसे में इंसान क्या कर सकता है? देखिए, यही तो एक अवेयरनेस कैंपेन का तैयारी का सबसे बड़ा भाग है कि हमको ये सबको समझाना है, हमने अपने आप को तैयार रखना है कि जब इस तरह की कोई भी भूकंप के बाद जो मूवमेंट होती है, जब भी ये हो, तो सबसे पहली बात कि हमको संयम से, धैर्य से अपने आप को बचाना है। यदि हम हाई राइज की बिल्डिंग में, ये नहीं कि हम कॉरिडोर में भीड़ से एकदम से निकल जाए, कि हम लिफ्ट में निकलना शुरू कर दें, नहीं। सबसे पहले जब तक वो मूवमेंट है और हम इतनी हाई राइज बिल्डिंग में हैं, तो हम अपने आप को डोर बीम के नीचे या बीम्स के नीचे या एक सॉलिड टेबल के नीचे सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित करें। और जब तक वो मूवमेंट है, जब तक आप उस मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, शांत रहें, संयमित रहें और अपने आप को बचाएं। यदि थोड़ा बहुत कहीं पे कुछ टूटता है तो भी अपने आप को सबसे पहले बचाने की कोशिश करें, अपने सिर को बचाएं। सबसे पहली बात, जब वो मूवमेंट रुक जाती है या कुछ कम हो जाती है, तो उसके बाद आप अगर हाई राइज बिल्डिंग में, तो कॉरिडोर्स में देखें कि कॉरिडोर्स में अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे, तो ठीक है, आप खुले मैदान में आ जाइए। फर्स्ट फ्लोर पे तब भी आप ये देख सकते हैं कि 2 फुट नहीं तो आप निकल करके खुले मैदान में आ जाइए, सब लोग एकत्रित हो जाए। लेकिन अगर आप बहुत हाई राइज बिल्डिंग में हैं, तो अपने आप को बचाने के बाद, उसके बाद जब मूवमेंट रुक जाती है, तो उसके बाद नीचे सीढ़ी के रास्ते से आप नीचे आए। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि देश में कौन से वो क्षेत्र हैं जो सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं, जहाँ पे इस समय सबसे ज़्यादा खतरा है? हम देख रहे हैं आपके पीछे, आप शायद स्टडी कर रहे थे इस मैप को, तो इससे जानना चाहेंगे कि कितना खतरा है? ये देखिए, ये सेस्मिक जोनेशन मैप ऑफ इंडिया है कि हमारे जो पास्ट अर्थक्वेक्स हैं उनके आधार पर और जो वल्नरेबल क्षेत्र हैं उनके आधार पर ये मैप, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैप है ये। तो इसमें आप ये देखेंगे, ये जो अरुणाचल का क्षेत्र है, फिर थोड़ा इधर ये क्षेत्र है, ये आपका उत्तराखंड का ये क्षेत्र है। तो ये जो क्षेत्र है, ये वो क्षेत्र है जहाँ पर कि बड़े भूकंप, बड़े का मतलब होता है 7 और 7 से ऊपर का भूकंप, इसकी प्रोबेबिलिटी, संभावना हमेशा बनी रहती है। तो हमको तैयार रहना है, हमको एक जागृति लानी है पूरे लोगों में कि जब ऐसी आपदा आती है तो हमको किस तरह से बिहेव करना है, हमें उसकी तैयारी करनी है।
मोबाइल नंबर सेव करके रखें, कुछ खाने-पीने का सामान एक पेटी में रखें, आप फर्स्ट एड की पेटी साथ में रखें। तो इस तरह की तैयारी, और ये भारत सरकार के विभिन्न चैनलों में, यूट्यूब्स में एक बताया हुआ है कि किस तरह से अपने आप को तैयार रखें, अपने आप को किस तरह से बचाएँ। ये जो मैं बात कह रहा हूँ, ये सब आपको हम सरकारी संस्थाएँ बहुत जगह पे इसकी वो भी करती हैं, एक्सरसाइज़ेज़ भी करती हैं, और लोगों तक भी जाते हैं, लेकिन ये अवेलेबल भी हैं, वेबसाइट में अवेलेबल भी एक है। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से भूकंप लगातार आ रहे हैं, छोटे भूकंप आ रहे हैं, बड़े भूकंप आ रहे हैं, लेकिन जो उनकी फ्रीक्वेंसी है, वो बढ़ गई है। मतलब लगातार अभी हमने जनवरी से लेके अब तक देखा छोटे-बड़े भूकंप उत्तराखंड में भी कई आ गए हैं। तो भूकंप का भी क्या भविष्य क्या है? क्या कोई बड़ा भूकंप आने वाला है? इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये सही है कि छोटे-छोटे भूकंप आ रहे हैं, उसमें एनर्जी सेटल हो जा रही है? या फिर कोई बड़े भूकंप का इंतज़ार है, ये कोई अंदेशा है? देखिए, ये दोनों ही बातें गलत हैं कि छोटे-छोटे भूकंप अगर आ रहे हैं तो बड़ा नहीं आएगा, हुँ, और ये दूसरी बात ये भी गलत है कि ये कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं। हुँ, ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है, ये नेचुरल प्रोसेस है। हुँ, जिस तरह से एक्युमुलेशन ऑफ एनर्जी एक नेचुरल प्रोसेस है, एक ये सामान्य प्रक्रिया है, उस तरह से भूकंप का आना और इसका प्रभाव सतह पर होना, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। और ऐसा नहीं है कि ये पिछले दिनों, गत दिनों ये कुछ ज़्यादा। अब आजकल क्या हुआ है कि हमारा कम्युनिकेशन इतना फ़ास्ट हो गया है कि कहीं पे भी छोटा भी भूकंप आता है, तो उसकी जो खबर है वो सब जगह से हमको मिल जाती है। ये पहले भी आते थे, आज भी आ रहे हैं, और आने वाले समय में भी आएँगे। सर, टर्की में अभी हमने देखा जिस तरीके से भूकंप आया, उसके बाद बैंगलोर से साइंटिस्ट ने भी दावा किया कि उत्तराखंड में भी टर्की जैसा भूकंप आ सकता है। तो ये कितना खतरनाक है? या आप उनके बयान को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, इस तरह से किसी भी राज्य में कहना कि यहाँ पर आएगा, ये बिल्कुल गलत है। हुँ, हम नहीं प्रेडिक्शन कर सकते कि कहाँ पे ये भूकंप जो है ये बड़ा आने वाला है। मैंने जैसे आपको कहा कि पूरा हिमालय क्षेत्र संवेदनशील है, तो इसके किसी भी क्षेत्र में बड़ा भूकंप आ सकता है। ये नहीं कहा जा सकता कि इस अमुक क्षेत्र में ही बड़ा भूकंप आएगा। हुँ, हुँ, हमको तैयारी पूरे क्षेत्र के निवासियों के लिए करनी है, और इवन जो भवन निर्माण की जो संरचना है, उसको भी पूरी तरह से अक्षरशः हमको लागू करना है। और जो ऑलरेडी जो कंस्ट्रक्टेड है, उसमें भी आप रेट्रोफिटिंग मेजर्स हैं, उनको आप अडॉप्ट कर सकते हो। उसको अर्थक्वेक रेजिस्टेंट आप बना सकते हैं, और कुछ और भी बातें हैं, जैसे कि भारी सामान को सिर के ऊपर वाली चीज़ों में नहीं रखना, हुँ। अलमारी के ऊपर नहीं रखना। इस तरह के कई सारे बिंदु हैं, जो कि आपको इस तरह का जो लिटरेचर है, वो बहुत सारी जगह, हमारा संस्थान भी जगह-जगह जाके इसको प्रोपेगेट करता है, और भी कई सारे संस्थान हैं, वो करते हैं। आपको वेबसाइट्स में भी मिल जाएँगे कि बिफोर एन अर्थक्वेक, एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक, आफ्टर एन अर्थक्वेक, हमको किस तरह से अपने आप को तैयार रखना है। इसका जागरूकता, जागरूकता सबसे बड़ा पहलू है कि यदि नागरिक जागरूक हैं, वो इसके लिए तैयार हैं, तो इसके आपदा को निपटने में, आपदा को फेस करने में बहुत सुविधा मिल जाएगी। आपने जैसे कहा कि अर्थक्वेक के टाइम पे अपने को कैसे बचाना है, लेकिन जो टॉप फ्लोर पे रहता है और अगर पूरी बिल्डिंग टिल्ट हो रही है, तो उसमें आदमी अपने आप को कैसे बचाएगा? क्या वो सिविल इंजीनियरिंग का इश्यू है? या फिर उसमें भी अवेयरनेस की ज़रूरत है हमको? अवेयरनेस की इस तरह देखिए, भवन की संरचना तो ये सिविल इंजीनियरिंग का और आर्किटेक्चर का हुँ, इश्यू है ना? हुँ, हुँ, लेकिन एक सेस्मोलॉजिस्ट के नाते, एक भूकंप का अध्ययन करने के छात्र के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि जो अगर आप मूवमेंट ऑब्जर्व कर रहे हो, हुँ, यदि आप दीवारों का मूवमेंट ऑब्जर्व कर रहे हो, तो उस समय भी यदि आप अपने आप को, खुद को बचाते हो, किस तरीके से बचाते हो, उसके बाद कैसे स्टेप्स लेते हो, यदि उसमें भी आप सही तरीके से काम करोगे, तो बहुत हद तक अपने आप को बचा सकते हो। ऐसा नहीं है कि यदि आप दीवार में क्रैक आ गया, इस अब छत जो है वो बीच में से सपोज़ कि वो क्रैक हो गई या टूटने वाली है, उस समय भी यदि आपने अपने आप को बचा लिया, चाहे वो टेबल के नीचे है या बीम के नीचे है, किस तरह से बचा लिया, और उसके बाद फिर असंयमित रूप से ये नहीं कि आपने भागा-दौड़ी शुरू की या चिल्लाना शुरू कर दिया, अपनी एनर्जी को वेस्ट कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं। आपके पास किट है, आपके पास पानी है, आपके पास बिस्किट्स हैं, थोड़ा बहुत सामान है, मोबाइल काम कर रहा है तो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जान की हानि
देखिए, जो उस समय संरचना गिर रही है, टूट रही है, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन एक जो लॉस ऑफ लाइफ है, उसको बचाने के जो साधन है, उनकी अगर जानकारी होगी कि हमको कैसे उस समय बिहेव करना है, तो बहुत हद तक आप अपने आप को बचा सकते हैं। जानकारी की आपने बात करी, आपका दशकों पुराना एक्सपीरियंस है, भूविज्ञान में आप रिसर्च कर रहे हैं। आपने कई डेवलपमेंट्स देखे होंगे कि किस तरीके से अर्थक्वेक्स के ऊपर टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है। क्या भविष्य में हम कभी ऐसी टेक्नोलॉजी ला पाएंगे जिससे अर्थक्वेक से आने से पहले उसकी प्रिडिक्शन बता दी जाए? देखिए, प्रेडिक्शन का कहना तो अभी बिल्कुल संभव नहीं है, और कितना समय लगेगा, होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि यदि हमारी जागरूकता है और हमारी जो संरचना है जिनमें आप रहते हैं, चाहे कार्यालय हो या घर हो या बाज़ार हो या कोई भी हो, यदि उनकी जो निर्माण की जो संरचना है, यदि वो भूकंप विरोधी अवरोधी मतलब अर्थक्वेक रेजिस्टेंट जो है, यदि हम वो बनाते हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हम 99% अपने आप को सेव कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है, हमारे विश्व में कई ऐसे देश हैं जहाँ पर कि ये अक्षरशः इम्प्लीमेंट होती है, तो वहाँ पे बिल्डिंग कम गिरती है। हमारे यहाँ भी जो आप देखेंगे, जो इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, वो भूकंप के आने के बाद वो सेफ रहते हैं। ये जो आपने बात बताई ये अर्बन एरियाज की बात है, लेकिन अगर हम जोशीमठ जैसे क्षेत्र में जाएं जहाँ पे ऑलरेडी दरारें आ रही हैं और काफ़ी सेंसिटिव एरिया है, पूरे देश की नज़र इस समय जोशीमठ पर है, तो ऐसे क्षेत्र कितने सेंसिटिव हैं इस समय? अगर उनके वहाँ पर तेज तीव्रता वाला भूकंप आता है तो क्या होगा उसमें? देखिए, इसको हम भूकंप के इफ़ेक्ट को किसी भी एक रीजन से नहीं जोड़ सकते। जी। ये ना तो मैं किसी राज्य से जोड़ सकता हूँ, ना किसी किसी रीजन से जोड़ सकता हूँ। ये तो पूरे ही हिमालय क्षेत्र के लिए, और जैसे मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया कि ये जो क्षेत्र है, ये ऊपर 4 और 5 सेस्मिक रिस्क ज़ोन, ये इस पूरे क्षेत्र में हमको अपने आप को भूकंप आने पर कैसे अपने आप को बचाना है, यहाँ पे संरचना कैसी हमको बनानी है, ये सबके लिए एक बराबर है। पर सर ज़मीन की सतह या भूविज्ञान क्या कहता है? कौन सा क्षेत्र उत्तराखंड में सेंसिटिव है? आपकी रिसर्च क्या कहती है उसमें? किसी ऐसे क्षेत्र को चिन्हित करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि यदि आपके पास 7-8 मैग्नीट्यूड का आता है, तो उसमें अमुक क्षेत्र में नहीं होगा, उस क्षेत्र में होगा, थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो सकता है, लेकिन पूरा क्षेत्र प्रभावित होता है। आप उसको इस तरह से नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे भवन निर्माण हो रहा है, तो सॉइल टेस्टिंग जो है वो कई प्रयोगशालाएँ जहाँ पे आप सॉइल टेस्टिंग कराइए। उसके आप फाउंडेशन को जो है अच्छे स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर से आप उसको डिज़ाइन कीजिए, उसको आप अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाइए। उत्तराखंड को लेके क्या कहेंगे आप? अभी भूकंप की जो परिस्थितियाँ हैं, क्या उत्तराखंड इस समय किसी आने वाली जो प्रलय है, उसको भाँप सकते हैं जो जिस तरीके से अर्थक्वेक आ रहे हैं? एक बड़े भूकंप की संभावना पूरे क्षेत्र में है। किसी एक पर्टिकुलर राज्य को नाम लेना बिल्कुल गलत है। ये कहीं पर भी आ सकता है, हमको इसके लिए तैयार रहना। पर कोई एक बड़ा भूकंप आने वाला है। बड़ा भूकंप पूरे हिमालय क्षेत्र में कहीं पे भी आ सकता है, तैयार रहना है हमको। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर पॉल ने बताया कि एक बड़ा भूकंप किसी भी हिमालय क्षेत्र में आ सकता है, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र को चिह्नित करना सही नहीं होगा और डॉक्टर पॉल का कहना है कि इस समय अवेयरनेस जान बचाने का सबसे बढ़िया तरीका है अगर भूकंप आता है तो, क्योंकि भूकंप को भांपने की या उसके प्रेडिक्शंस की अभी टेक्नोलॉजी नहीं आई है और ये आगे कब तक आएगी अभी कहना मुश्किल है। लेकिन रिसर्च ये बताती है कि जो सेस्मिक ज़ोन्स 5 हैं, वो काफ़ी सेंसिटिव हैं और वहाँ पे सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस ड्राइव्स चलाने होंगे। कैमरामैन अनिल बडोनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, आज तक।